तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको 2021 का ये सामान्य हिंदी यानी हिंदी का जो पेपर है, इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ आपको गद्यांश का वो पॉइंट बताएंगे ना कि आप अगर गद्यांश में आपको कुछ नहीं आता तो आप 10 अंक में 8 अंक तो आप पा ही जाओगे बिना कुछ। आज के इस वीडियो में हम गद्यांश और पद्यांश की ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आपको पूरा गद्यांश समझ में आ जाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को सभी लोग एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी सभी बच्चे इस वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 10-20 नंबर की चीज़ और लगभग आपको 45 नंबर की चीज़ वो बताएंगे जो इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। 100 में 45 आपको निश्चित रूप से कर लोगे। आपको ना आते हुए जितना हम कहें उतना पढ़कर चले जाओ तो आपको उतना लाने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही साथ और थोड़ा अपने से मेहनत कर दो तो आपको 80+ नंबर, आप 100 में 80+ नंबर आप ला सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और ख़ास बात ये, हम आपको यूपी बोर्ड की कॉपी में पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं हिंदी की। 2021 का ये पेपर आपको 2023 में एक अच्छा सौगात लेकर आएगा, एक अच्छी तैयारी करा कर जाएगा। अगर आप इसे तैयार कर लोगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। और एक इंफॉर्मेशन ये है, एक बड़ी खबर ये है कि आपके डिमांड पर जो मैंने ब्रह्मास्त्र कोर्स लॉन्च किया है, जो बच्चे अभी तक ब्रह्मास्त्र कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, मात्र आपके लिए समय कम होने के कारण 50 रुपये में ये ब्रह्मास्त्र कोर्स मिलेगा, जिसके लिए आपको 7992087382 पर संपर्क करना है और इसी पर आपको पेटीएम करना है। फिर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करेंगे तो पूरा का पूरा PDF व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इसी नंबर पर भेजा जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें हर सब्जेक्ट के 19 सेट मिलेंगे। इंग्लिश के 4 सब्जेक्ट के 19 सेट, बाकी इंग्लिश के 8 सेट मिलेंगे, जिसमें आपको 86 PDF मिलेगा। ठीक, हिंदी का है, हिंदी का 19 PDF आप अगर तैयार कर लेते हो तो 90+ लाने की गारंटी देखता है ये अनसाल पेपर। जैसे जैसे आपका जो पेपर होता जाएगा उससे पहले आप हमारे इस अनसाल पेपर्स का सलूशन का प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठ जाओ दोस्तों। गारंटी है 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दे रहे हैं आपको। टोटल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और ये मॉडल पेपर्स का सलूशन जिन बच्चों को लेना है वो इस नंबर संपर्क करें। मात्र 50 रुपये में आपको मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और जब एग्जाम में बैठोगे तो ये आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी, यही सेम कॉपी, एज इट इज कॉपी यही मिलने वाली है आपको बोर्ड एग्जाम में। देखने को यही मिलेगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो बैठोगे जब एग्जाम में तो यही कॉपी मिलेगी, एज इट इज कॉपी। अब इसका जो फ्रंट पेज होता है ना, इसे आप कैसे भरोगे एग्जाम में, ये बहुत ही बड़ी कुछ बच्चों के लिए चुनौती होती है कि पहले दिन उनका आधा घंटा समय इस फ्रंट पेज को भरने में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 2 चीज़ बताएंगे। एक तो 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, दूसरी चीज़ कॉपी कैसे लिखें वो भी इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में बैठोगे तो ये आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी, ये इस तरीके से आपको बोर्ड पेपर मिलेगा। यही बोर्ड पेपर 2023 टाइप होने वाला है। ठीक है, और इसमें से लगभग 20% क्वेश्चन, 20 का मान के चलो कि लगभग 40% क्वेश्चन ये 2021 में से ही आने वाला है, क्योंकि एक साल गैप करके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ख़ास तौर पे हिंदी के तो एकदम श्योर होते हैं कि यही आएंगे। ठीक,
आपका 2021 में आया हुआ है, 2022 में गैप हुआ, अब ये 2023 में आ जाएगा। ठीक, तो देखो हम एक मॉडल के रूप में, एक डेमो के रूप में आपका एक पेपर ले लेते हैं जो पहले से भरे हुए हैं। ठीक, जैसे देखो ये ब्लैंक है, यहाँ पे रोल नंबर, अनुक्रमांक, शब्दों में विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, परीक्षा का तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम। किस तरीके से भरेंगे देखो डेमो के रूप में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भर के रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों देखो करना क्या है आपको कि यहाँ पे जो आपका 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा, जैसे ये देखो 10 अंक का रोल नंबर है, ये सामान्य हिंदी का पेपर है। इस तरीके से आपको हम 2021 का भी पेपर दिखा देते हैं। ये देखो 2021 का, अब आप सोच रहे होंगे 2021 में पेपर हुआ नहीं था, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें 2021 में पेपर हुआ था। जो बच्चे प्रमोट नहीं किए गए थे, जो बच्चे फेल हो गए थे, उनका पेपर हुआ था 2 सेट का। देख रहे हैं ये कुल 2021 का पेपर है हमारे पास, देख रहे हैं ना, टोटल 2021 का। और किसी प्रकार का कोई रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा है इसमें, एकदम सादा सादा है। ठीक, तो देखिए जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा, कॉपी होगी, और उस एडमिट कार्ड में 10 अंक का रोल नंबर होगा। इस 10 अंक के रोल नंबर को, जैसे देखो यहाँ पे 2022 में है 10 अंक का रोल नंबर, इस 10 अंक के रोल नंबर को आपको यहाँ पे भरना है। साथ ही साथ इसे शब्दों में कैसे लिखोगे, 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0। उसके बाद विषय की बात करें तो जो भी विषय होगा, अगर आपका भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान डाल देना, रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान डाल देना, सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी डाल देना। जो भी विषय होगा विषय के सामने। अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें तो आप जानते हैं हर पेपर में एक ही प्रश्न पत्र होता है, हर सब्जेक्ट में एक ही प्रश्न पत्र होता है, एक ही पेपर होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम प्रश्न पत्र के सामने केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे। दूसरी चीज, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करें तो ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसी बॉक्स में हमें संकेतांक लिखना है। ये जो संकेतांक है ना, इसी को हमें यहाँ इस बॉक्स में लिखना है। हर पेपर में प्यारे बच्चों एक संकेतांक होता है, जैसे यहाँ देखो यही संकेतांक यहाँ भरना होता है। कोई भी पेपर उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, हर पेपर में यहाँ पे संकेतांक होता है। ठीक है ना। अब परीक्षा के दिन की बात करें तो परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे लिखना। परीक्षा तिथि पाली, तो परीक्षा तिथि 5 नंबर, परीक्षा तिथि एवं पाली, तो तिथि तो यहाँ डाल देना, डैश करके आप पाली में द्वितीय पाली लिखना है। फिर केंद्र के नाम की बात करें तो केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है। अब इस पेपर्स को हटाते हैं और 2021 के पेपर्स को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। एक पेज पलटो इस तरीके से। यहाँ देखो प्रश्न भी लिखा है, उत्तर। आपको केवल ना उत्तर लिखना है, जैसा कि देखो इस कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक, आपको दिखा देते हैं उत्तर लिखने का तरीका कैसे है। देखो ये जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क ख ग घ अंगा है ना, तो आपको 1 का क का जो भी सही होगा तीसरा सही है, तो 1 का क का तीसरा लगा देना है। जैसे देखो पहले में 5 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे खंड क करके लिखा होता है। ये देखो पेपर में जो है हिंदी के पेपर में खंड क करके लिखा होता है। खंड क में हमारा ये वाला पोजीशन बुक वाला होता है, खंड ख में वो ग्रामर वाला पोजीशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के क का जो भी सही होगा लिखना, ख का जो सही होगा लिखना, ग का जो सही होगा लिखना, घ का जो सही होगा लिखना और अंगा का जो भी सही होगा लिखना। इस तरीके से लिखने का तरीका है। ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 2 को भी हम लिखते हैं। ठीक, लेकिन आज जो चीज़ ये बता रहे हैं हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्न भी लिखा है, उसका उत्तर भी लिखा है।
लेकिन एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं उतारना है, जो स्टेप मैंने बताया उसी स्टेप को आपको काम करना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का जो क का है, क का देखिए क्या है, जरा ध्यान देना। ये पूरा पेपर तैयार करके जाना प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे फंसने वाला है, ठीक है ना, मेरी बात मान लेना और पूरा पेपर तैयार करके जाना। अब देखो जरा, विचार और वितर्क के लेखक हैं, तो याद रखना दोस्तों, विचार और जो वितर्क के लेखक हैं वो ना तो हरिशंकर परसाई जी हैं, ना ही वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ना ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो विचार और वितर्क के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, दुख वासुदेव शरण अग्रवाल के रचयिता हैं, तो दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल के रचयिता हैं कल्प वृक्ष हैं। कौन है दोस्तों? कल्प वृक्ष है, ठीक है ना। यानी देखो यहाँ पे विचार और वितर्क के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न की बात करेंगे तो दूसरे प्रश्न में वासुदेव शरण अग्रवाल का रचयिता कौन है? कल्प वृक्ष हैं, ठीक। तीसरा है ब्राह्मण पत्र के संपादक, तो ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, देख रहे हैं ना, प्रताप नारायण मिश्र हैं। अब एक का घ, एक के घ की बात करें, आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है, तो आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है, ठीक। अब देखिए, आलोक पर्व की विधा है, तो आलोक पर्व की जो विधा होती है, न तो उपन्यास होता है, ना ही नाटक होता है, ना ही कहानी होता है, केवल होता है आलोक पर्व की विधा, निबंध होता है। क्या होता है दोस्तों? निबंध जो है आलोक पर्व की विधा होता है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो सरहप्पा को माना जाता है। किसे माना जाता है? सरहप्पा को हिंदी साहित्य का कवि माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक के अंगा तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, एक के घ तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक के अंगा तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब दूसरे प्रश्न में मैं यहाँ तक पढ़ा था, देखो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को, तो यहाँ देखो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है, ओके। अब आगे देखिए, दूसरे का ख, प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है दोस्तों? तो याद रखना, शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन जो है प्रगतिवादी युग के कवि हैं। याद रखना दोस्तों, शिवमंगल सिंह सुमन जो है कवि प्रगतिवादी युग के कवि हैं, ठीक। तो यहाँ पे क का आंसर, ख का आंसर। अब ग का देख लेते हैं, अध खिला फूल रचना की विधा है, तो दोस्तों आपको बता दें कि अध खिला फूल रचना की विधा जो है उपन्यास है। क्या दोस्तों? उपन्यास जो है अध खिला फूल की रचना है। अगला है मैथिली शरण गुप्त की रचना, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है याद रखना अनघ है। क्या दोस्तों? अनघ जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर है नाई कविता युग की रचना, कौन है दोस्तों? नाई कविता युग की रचना, तो नाई कविता युग की रचना धूप के धान है। कौन है दोस्तों? धूप के धान। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे दूसरे का बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। इसे तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि 2023 के एग्जाम में इसमें से लगभग 40 से 50% क्वेश्चन एज इट इज आने वाला है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब आपको हम गद्यांश को किस तरीके से, अगर आपको गद्यांश समझ में नहीं आ रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको गद्यांश को सिखाएंगे कि गद्यांश किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझना, यह प्रमाण भाव की दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का बंधन है, इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का
भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र, ध्यान समझिए, राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के, देखो यहाँ पे दो गद्यांश दिए हैं, तो हम इस गद्यांश को ना करके अथवा के नीचे वाला गद्यांश करते हैं, ठीक है ना, ये वाला ना करके इधर। तो यहाँ पर देखिए, जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो आप दोनों में से एक कोई कर लो, जो आपको सरल लगे वही करना, ठीक है ना। आप अपनी इच्छा से पहले दोनों देखना, किसका भाव स्पष्ट दिख रहा है उसी को आप कर लेना, ठीक है ना। जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा दाम्पत्य रखते हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मसार या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो 10 नंबर का आता है। 10 नंबर में आप एक पॉइंट पर आप फंस जाओगे। किस पॉइंट पर? अगर आपको कुछ नहीं आता तो फंस ही जाओगे, अगर आ रहा है तो लिख लोगे। आपको ये नहीं पता होगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम। तो ये पहला वाला ना आप लास्ट में लिखना, दूसरा तीसरा, मतलब जिसमें अगर उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम लिखिए तो ये ना पहला वाला है, ये लास्ट में कर देना। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये शुरू में कर देना, क्योंकि अगर ये आ रहा है तब तो लिख दो, अगर नहीं आ रहा है तो ये सब तो भी ट्रिक बता देंगे, आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो इसको गलत कुछ ना कुछ तो लिखोगे अपने से बना के गलती से। तो ये गलत वाला पॉइंट लास्ट में रखते हैं, ताकि एग्जामिनर का जो दिमाग है ना, इस पहले पर अगर गलत पर पड़ जाएगा तो वो जान जाएगा कि आपने यहाँ पर बना दिया है, इसको ढूंढ ढूंढ के बनाया है। लेकिन अगर आप इसे लास्ट में लिखते हैं तो यहाँ पे खींचेगा पढ़ेगा 2 नंबर, खींचेगा पढ़ेगा 2 नंबर, खींचेगा पढ़ेगा 2 नंबर, खींचेगा पढ़ेगा 2, 8 बन गए। अब लास्ट में जब देखेगा तो कहेगा यार ये तो गड़बड़ यहाँ पे लिखा है, तो 2 में से ये इसका 2 नंबर नहीं मिलेगा, इसके 2 मतलब 2 चौके 8 नंबर मिल ही जाना, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है। अब जब लिख देगा ना तो इस तरीके से उसको देना ही पड़ेगा नंबर। तो ये ट्रिक आप अपनाइएगा जरूर, ठीक। तो जो कुछ भी, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह किसका स्वरूप है। यानी आप इस संसार में देख रहे हैं वह किसका स्वरूप है, इसी में हमें खोजना है इस गद्यांश में। तो यहाँ लिखिए, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपको दूसरे का आंसर लिख देना है। क्या लिखोगे? जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। इसमें कह रहा है ना किसका स्वरूप है, तो लिख देना ऊर्जा का स्वरूप है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, महर्षि अरविंद ने क्या कहा। अब इसमें क्या कहा महर्षि अरविंद ने, उसको जरा ध्यान समझिए, पढ़ते चले जाओ। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा, देख लो कह दिया ना, तो इसका इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया हमें। तीसरे नंबर, कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा दाम्पत्य रखते हुए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको किसका आंसर दे देना है, तीसरे नंबर का, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों, जैसा कि महर्षि अरविंद से लेकर दाम्पत्य रखते हुए हैं, आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख देना है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन एक दूसरे से पूरा दाम्पत्य रखे हुए हैं, कौन एक दूसरे से पूरा दाम्पत्य रखे हुए हैं, इसका हमें उत्तर खोजना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है,
जैसा कि महर्षि ने बताया कि हम ऊर्जा क्या ही एक अंश हैं, इसलिए हमने यह जान लिया कि आत्मा पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। वह एक दूसरे से पूरा दाम्पत्य रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या कहा था? कौन एक दूसरे से दाम्पत्य रखे हुए हैं? आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा जो एक दूसरे दाम्पत्य रखे हुए। तो यहाँ पे आत्मा यहाँ से लिखना चालू करना, यहाँ से आत्मा से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। ये चौथे का उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला है, कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो कैसी इच्छा रखना, अब यहाँ पे इच्छा वाला पोजीशन ढूंढो, इच्छा वाला पोजीशन ढूंढो कि कैसा इच्छा रखना शर्मसाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो देखो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा, देखो यहाँ पे आ गया ना, इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं होगी। तो यहाँ हमें से लेकर यहाँ तक इस पांचवें का उत्तर दे देना है। अब रही बात ये इसका गद्यांश का शीर्षक क्या है और पाठ क्या है, ये पहले नंबर का उत्तर लास्ट में लिखना। अगर आ रहा है तो पहले ही लिख दो, नहीं आ रहा है तो इसे लास्ट में लिखना, जो मैंने ट्रिक बताया। चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखो ये तो प्रश्न उतारे हुए हैं, ठीक, उत्तर इधर है। उत्तर देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर उत्तर लिखा है ना, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श का संपादित अंश है। तो ये हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा उत्तर आगे पीछे होगा, ये पहले का उत्तर है, ये पांचवें का उत्तर है, ये तीसरे का उत्तर है। ओके, स्क्रीनशॉट लें। और यहाँ पे ये दूसरे का उत्तर है और ये चौथे का उत्तर है। ठीक, चलिए अब हम पद्यांश में आ जाते हैं। किसमें दोस्तों? पद्यांश में आ जाते हैं। जरा ध्यान समझिएगा, पद्यांश का ही भाग देख लेते हैं। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखो ये पद्यांश है, इसी का हमें उत्तर देना है। दो पद्यांश होते हैं, दो गद्यांश। अथवा में करके लिखा होता है, चाहे अथवा के ऊपर वाला करो चाहे अथवा के नीचे। एग्जाम देने से पहले 2-3 मॉडल पेपर हर कर लेना। जो हम बता रहे हैं हमारे हर वीडियो को देखिए और एग्जाम में आप हिंदी में 80% लाइए। ठीक है ना दोस्तों? अगर आपको 80% ले आना है तो हमारे हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखना। आपको सारा चीज़ सिखा देंगे, ना आए तो भी कैसे हल करें। हिंदी अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो भी इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। अब देखो पद्यांश में, तदनंतर बैठी सभा उठत के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुर के ये वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ठीक, तो यहाँ पे इसका उत्तर हमें देना है। अब देखो उत्तर, उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कविता का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, इस चौथे प्रश्न का उत्तर हम आपको दिखा दें। ये जो आपका पद्यांश है, ठीक, ये पद्यांश का किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य, ये किस अध्याय से है? साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से उत्कृत है। ठीक है ना? चलिए
अब दूसरे प्रश्न की ओर आ जाते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है, ये तो पहला हो गया। किसके नीचे नक्षत्र रूपी असंख्य दीपक जगमगा रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है किसके नीचे नक्षत्र रूपी असंख्य दीपक जगमगा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पंचवटी में तारे से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा तो बताओ। राम के समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। ठीक है ना, ये इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, रात्रि के वातावरण में तारागण किसके सदृश दिखाई देता है। तो रात्रि के समय में तारागण जो है भरत राम को लेने चित्रकूट। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा रात्रि के वातावरण में तारागण किसके सदृश दिखाई देते हैं। तो रात्रि के वातावरण में दोस्तों तारागण जो है पंचवटी में तारे परिपूर्ण चांदनी की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह, चांदनी की तरह दिखाई देते हैं। ठीक, कहाँ से आती हुई सुगंधित वायु सभा में बैठे लोगों को रोमांचित कर रही थी। कहाँ से आती हुई सुगंधित वायु सभा में बैठे लोगों को रोमांचित कर रही थी। तो यहाँ पे जब भरत राम को लेने चित्रकूट गए थे उसी समय ये जो वायु सभा में तो रोमांचित कर रही थी। ठीक है ना, आगे देखिएगा दोस्तों, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी का अभिप्राय लिखिए। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी का अभिप्राय लिखिए। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, तो इस तरीके से चंद्रलोक माने चंद्रमा के समान और चांदनी मतलब चांदनी रात। तो इसका अभिप्राय यही है। ठीक है ना, यानी चंद्रलोक माने स्वर्ग की तरह और चांदनी माने चांदनी वैसी, अभिप्राय का मतलब चांदनी रात में। तो इसका आंसर ये होता है। अब हम उन प्रश्नों को दिखाएंगे जो एग्जाम में 100% गारंटी वाले प्रश्न होंगे। जैसे ये 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे हम 5वें का दूसरा नंबर उत्तर लिख रहे हैं। 5वें का दूसरा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को पढ़ के जाना, निश्चित रूप से आएगा। और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ना, अब इसको क्या बताएं, तो ये तो आना ही आना है। तो आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये दोनों को पढ़ के जाना। दोनों में से ना हो सकता है दोनों आ जाए, और दोनों ना आए तो हो सकता है दो में से एक जरूर आएगा। ये आपके एसकेएम स्टडी की गारंटी है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे देखो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का पूरा जीवन परिचय लिखा हुआ है। आप फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट होगा। हम ये नहीं चाहते हैं, हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज पर विशेष ध्यान दीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आते हैं 5वें का ख। 5वें का ख जरा ध्यान देना। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80, यानी 80 शब्द कह दे तो आपको 1.5 से 2 पेज जरूर लिखना है जीवन परिचय, तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। अब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पद, महादेवी वर्मा। आपको बता दें दोस्तों, केवल महादेवी वर्मा आप पढ़ के जाना, बस केवल महादेवी वर्मा आप पढ़ के जाना। ये तो हर साल पूछा जाता है, बहुत ये हमारे ज़माने से चला आ रहा है। ठीक, हमारे ज़माने मतलब मान के चलिए कि 2010 में जब हमने परीक्षा दिया था उसी समय का चला रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा का पढ़ के जाना। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जयशंकर प्रसाद की पूरे कवि का मतलब यहाँ पे पूरा लिखा है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पढ़ कर जाना दोस्तों।
इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। और यहाँ पे रचनाएं क्या हैं ये पूरी लिखी हुई हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं अगला, बहादुर कहानी। ध्यान देना, बहादुर कहानी का उल्लेख जरा समझिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो ये हो गया ध्रुव कहानी का सारांश, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। या बहादुर, आप ना दो पढ़ के जाना, एक पंचलाइट एक बहादुर, याद रखना दोस्तों, एक पंचलाइट पढ़ के जाना, एक बहादुर पढ़ के जाना। ध्रुव यात्रा, ठीक, और एक बहादुर। तो बहादुर पंचलाइट दो का कहानी का सारांश समझ के जाना। अपने भाषा में कम से कम 2 पेज जरूर लिखना। वहाँ पे कितने पेज? 2 पेज से कम नहीं होना चाहिए, नहीं नंबर कम कर दिया जाएगा, आपको 3 ही नंबर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 80 वर्ड से लिखना होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न में आप 2 चीज़ पढ़ के जाना, एक बहादुर एक पंच लाइट। तो यहाँ पे बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालें, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और इधर भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं। तो आपको कोई भी सारांश है कम से कम 2 पेज से कम मत लिखना, 2 पेज से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब 7वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो 7 में हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। यहाँ पे मुक्ति खंड काव्य है, सत्य की जीत खंड काव्य, रश्मि रथ है, त्याग पथिक है, आलोक वृत्त है। जैसे आलोक वृत्त प्रयागराज में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, श्रवण कुमारी खंड काव्य है। तो ये आपके 6 खंड काव्य होते हैं, हर जिले के अलग अलग आल यूपी में होते हैं। ठीक, तो ये देखो हमारे प्रयागराज जिले में आलोक वृत्त खंड काव्य लिखा जाता है, इसलिए उसका हम सारांश पूरा लिख रहे हैं। यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पे मैंने इतना ही लिखा है, बट आपको 2 पेज लिखना है सारांश, अपने से बना के 2 पेज लिखना। अब ये 8 नंबर प्रश्नों की बात, हम छोटे मोटे प्रश्न हैं तो हम इस पर हाथ नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि छोटे मोटे चीज़ पर हाथ लगाना ना बेकार है, क्योंकि छोटा मोटा चीज़ तो ऐसे ही हल हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा का पूरा आपको 100% आने वाला क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर में क्या क्या आता है। 6 नंबर की अगर बात कर लें तो रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा, है ना। 1 12 और पलटते हैं तब दिखाई पड़ेगा। 12 नंबर देखो जरा बच्चों, 12 नंबर, 12 का करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। ठीक, तो करुण रस, शांत रस में आप शांत रस पढ़ के जाना। कौन सा? शांत रस पढ़ के जाना, बस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र शांत रस पढ़ के जाना। और यहाँ पे आपको एक उपमा अलंकार पढ़ के जाना, यानी इसका दूसरा और छंद में भी इसका दूसरा पढ़ के जाना दोस्तों। ठीक, शांत रस 12 के क में, 12 के ख में उपमा अलंकार, 12 के ग में दोहा। ये 3 पॉइंट पढ़ लोगे तो आपका 2 3 6 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा। बहुत परफेक्ट नंबर इसमें मिलता है, कटता नहीं है अगर आप सही से लिखें। तो 12 का क ख ग में देखो मैंने क्या लिखा है, करुण रस लिखा है, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है ना, जो मैं पॉइंट बताएं उस पर विशेष ध्यान देना। श्लेष अलंकार लिखा है, दोहा छंद लिखा है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, उदाहरण अब देखो जरा 13 नंबर में कहा है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखो ये पूरा पत्र लिखा हुआ है, थोड़ा लॉन्ग पत्र है दोस्तों, लॉन्ग पत्र इसे बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो आप पत्र वगैरह लिख लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं। निबंध की बात कर लेते हैं। ठीक है, निबंध तो पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण, ये आप पढ़ लेना। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में वृक्षारोपण आना ही आना है, इसको आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, और बढ़ती जनसंख्या पढ़ लेना, आप केवल 2 पढ़ लेना, एक तो वृक्षारोपण, दूसरा बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार। इसी को मैंने हल किया है यहाँ पे, बढ़ती जनसंख्या तथा समस्या रोजगार। फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसे लें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें।
और देखो अब एग्ज़ाम में अब बी, जैसे मान लो ज़रूरत पड़ जाएगी बी कापी की तब, तो यही बी कापी आपको इस तरीके से मिलेगी जैसा यहाँ पे है। ठीक, यहाँ देखो ब है, अ में क्या था, अ कापी, और ये है ब कापी। ठीक, और इसके भाग हैं, यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे आप। उसके बाद फिर इधर भी है कुछ पॉइंट। ठीक, तो इस तरीके से इस पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया। बाकी अपडेट के साथ इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो बच्चे हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने जो कोर्स लॉन्च किया ब्रह्मास्त्र बैच, वे 7992087382 पर संपर्क करें। मात्र 50 रुपये में आपको सारे कोर्स प्रोवाइड करा जाएंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।